साल 1945, 5 दिसंबर दोपहर 2:10 पर अमेरिका नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। यह अपना 3 घंटे लंबा नियमित प्रशिक्षण मिशन कर रहे थे। यह कोई स्पेशल मिशन नहीं था, वे बस अपने नियमित प्रशिक्षण मिशन का संचालन करने के लिए उड़ान भर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। फ्लाइट 19 में चालक दल के 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिसको लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, जो कि एक बेहद अनुभवी पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। इन पांचों विमानों ने फ्लोरिडा से ईस्ट की ओर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य चल रहा है, मौसम भी काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कंपस में अचानक से समस्या आ गई है। उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया। वे अपने बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी काम नहीं करता है। वे अपने प्लेन की वास्तविक स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वे अभी उड़ कहाँ पे रहे हैं। उन्होंने दूसरे विमानों के पायलटों से पूछा, लेकिन उनके कंपस भी खराब हो गए थे। स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट कैरोल टेलर कंपस खराब होने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर पूरी तरह से भ्रमित करने वाला संदेश भेजते हैं। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे खराब होने लगता है। शाम को 4:56 पर टेलर का मानना है कि उनके विमान गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और फ्लोरिडा वापस जाने के लिए उन्हें ईस्ट की ओर उड़ान भरने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने बाकी विमानों को ईस्ट की ओर उड़ने का आदेश दिया। लेकिन विमान में सवार कुछ क्रू मेंबर्स का मानना है कि वे पहले से ही फ्लोरिडा के ईस्ट में उड़ान भर रहे हैं और उन्हें वेस्ट की ओर उड़ान भरने की जरूरत है। इस आदेश के ठीक बाद उन विमानों में से एक ने रेडियो ट्रांसमिशन भेजा, जिसमें कहा गया था, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. इससे पता चलता है कि चालक दल के कुछ सदस्यों का मानना है कि उन्हें घर वापस जाने के लिए वेस्ट की ओर मुड़ना होगा। लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। जल्द ही सूर्यास्त हो जाता है और फिर अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि विमान वास्तव में फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट में था। शाम को 7:04 पर ट्रेलर के तरफ से अंतिम रेडियो ट्रांसमिशन मिलता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. इसके बाद 5 के पांचों विमान हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक हमें इन विमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ हैं, इन्हें क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता। फ्लाइट 19 के लापता होने के बाद 13 लोगों के चालक दल के साथ खोज और बचाव के लिए एक मैरिनर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को खोजना, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हो गए और फिर मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो गए। इसके बाद कई दिनों तक बड़े पैमाने पर एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इन दोनों उड़ानों की खोज के लिए यह उस समय के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में से एक था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न तो उन्हें किसी इंसान की डेड बॉडी मिलती है और न ही विमान का कोई हिस्सा। सब कुछ गायब हो गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इलाके में दोनों प्लेन्स गायब हुए, आज उस इलाके को हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल को समुद्र का बेहद रहस्यमय हिस्सा बताया जाता है। वहाँ 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनको फिर कभी खोजा नहीं जा सका। यह क्षेत्र अमेरिका के फ्लोरिडा उत्तर में प्यूर्टो रिको और बर्मुडा देश के बीच स्थित है। यह इस तरह एक ट्रायंगुलर एरिया बनाता है। कुल मिलाकर यह क्षेत्र 5 लाख स्क्वायर मील से अधिक में फैला हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी पुराने हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया के खोज में निकले थे, तो उन्होंने बताया कि जब वह इस इलाके से गुजर रहे थे तो उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया था और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से आकाश की ओर देखा तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले जैसी दिख रही थी। कोलंबस ने उस आग के गोले को आसमान से समुद्र में गिरते हुए देखा। यहाँ से इस रहस्य की शुरुआत होती है। अगले कुछ सदियों से इस क्षेत्र को कई नाम दिए गए।
अटलांटिक का कब्रिस्तान, कयामत का सागर, सरगासो कब्रिस्तान, इन नामों का प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल नाम का प्रयोग पहली बार सन 1964 में किया गया। 1964 में आर्गोसी नाम की एक मैगजीन छपी थी जिसमें विंसेंट एच गद्दीस का एक लेख था जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। यह पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल नाम का प्रयोग किया गया था। इस आर्टिकल में उनके द्वारा पिछले कई दशकों में बर्मुडा ट्रायंगल में हुई कई गायबियों का सारांश प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने इन सभी को जोड़ने का प्रयास किया था। इस आर्टिकल में एक रहस्य बनाने की कोशिश की गई थी। दावा किया जा रहा था कि समुद्र के इस इलाके में कुछ अजीब है जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। हालांकि लेख में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस आर्टिकल ने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को उस समय सबसे पॉपुलर बना दिया। इतना पॉपुलर कि इस पे कई फिल्में और कंप्यूटर्स गेम बने, साथ ही इस पे कई किताबें भी लिखी गई। कुछ अन्य घटनाओं की बात करें तो साल 1918 में एक और भयानक घटना हुई थी। इसमें यूएसएस साइक्लोप्स शामिल था। उस समय अमेरिका नौसेना के सबसे बड़े और सबसे तेज जहाजों में से एक। यह अमेरिका नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी, खासकर जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लेना शुरू किया। इसका यूज सैनिकों और कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। 4 मार्च सन 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स पर 306 लोग सवार थे। वाशिंगटन के पास एक शहर है जिसे वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर कहा जाता है। यहाँ से जहाज ने ब्राजील की ओर 306 लोगों के अलावा यह जहाज 11,000 टन मैग्नीज ले जा रहा था। यात्रा में 9 दिन का समय लगने वाला था। जहाज सही सलामत रवाना होता है, मौसम भी साफ था। रवाना होते समय जहाज मैसेज भेजता है, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन यह संदेश इस जहाज का आखिरी संदेश था। इस जहाज की यात्रा शुरू होने के बाद इसकी कोई खबर नहीं आई। यह अचानक से गायब हो गया था। इससे हर कोई हैरान रह गया। अमेरिका नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक इतना बड़ा जहाज अचानक से कैसे गायब हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यह घटना रहस्यमय थी, तो इससे भी ज्यादा भयानक और खौफनाक घटना है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा उसे करनी थी, जो उन दिनों काफी आम बात थी। उस समय कई जहाज इस सफर को करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अज्ञात जहाज का सामना करना पड़ा बर्मुडा ट्रायंगल एरिया के पास। बाहर से देखने पर यह अज्ञात जहाज बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस जहाज पर किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। वहाँ कोई क्रू नहीं था, कोई लोग नहीं थे। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने जहाज पर जाकर यह देखने का फैसला किया कि क्या हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले उन्होंने अपने जहाज को उस जहाज के साथ लगाकर 2 दिन तक इंतजार किया ताकि वे देख सकें कि क्या वहाँ कोई है, ताकि दूसरे जहाज से कोई रिस्पांस मिल सके। लेकिन 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद कप्तान ने अज्ञात जहाज पर पैर रखा। इस नए जहाज पर काफी सामान था। सब कुछ उसी स्थान पर था जहां उसे होना चाहिए था। उस समय के दौरान लोग समुद्री डाकुओं से सावधान रहते थे जो जहाज से चोरी करते थे। लेकिन इस जहाज को देखकर मालूम होता है कि यह समुद्री डाकुओं के हमले से बची हुई थी, क्योंकि इस जहाज के सभी कीमती सामान सही सलामत थे। इस कारण से एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज पर भेजने का फैसला किया और दोनों जहाजों को कैप्टन साथ में लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पहले 2 दिन तक जहाज सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर एक तूफान आया जिसमें उनके रास्ते अलग हो गए और अज्ञात जहाज गायब हो जाता है। तूफान के खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने जहाज की तलाश करने की कोशिश की और कुछ दूरी पर उन्हें अपने स्पाई ग्लास की मदद से जहाज नजर आता है। जब कैप्टन उस जहाज के पास पहुंचते हैं तो जहाज पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपने जहाज से जिन क्रू मेंबर्स को दूसरे जहाज पर भेजा था वे अचानक गायब हो गए थे। उनके क्रू मेंबर्स का क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ नहीं पता। लेकिन जहाज अभी भी सही सलामत था। ऐसा कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने एक बार फिर जहाज को अपने साथ लाने की कोशिश की और जहाज को चलाने के लिए कुछ और क्रू मेंबर्स जहाज पर भेजे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक और तूफान आया और वही कहानी फिर से दोहराई गई। यह अनजान जहाज अलग हो जाता है और उस पर सवार नए क्रू मेंबर्स एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। जब एलन ऑस्टिन का जहाज वापस लौटता है तो जहाज के मालिक यह कहानी सुनकर इतना घबरा गए कि उन्होंने जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच दिया, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देते हैं। क्यों?
है न एक दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, शायद ये घटना सिर्फ एक कहानी ही है। यह घटना इतनी पुरानी होने के कारण इसका ठीक से वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियां हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, लेकिन जिन्हें ठीक से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उनका सच जानना पॉसिबल नहीं होता, उन कहानियों को हम अर्बन लेजेंड कहते हैं। कई रेशनल थिंकर्स का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी ही अर्बन लेजेंड है। बर्मुडा ट्रायंगल की घटना के पीछे क्या है, इसके लिए कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग एलियंस को ब्लेम करते हैं, तो कुछ लोग फालतू की मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। तो दोस्तों, हम साइंटिफिकली जानेंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। दोस्तों, ये वीडियो पहले से ही काफी बड़ा हो गया है, और अगर इस वीडियो में हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द आने वाला है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल पार्ट 2 में। धन्यवाद।